हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास है। हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, तो उस सीरीज में हम ऋग्वैदिक काल पढ़ चुके थे। ऋग्वैदिक काल लगभग खत्म कर चुके थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हमने देखा था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे जो द्वितीय नगरी क्रांति थी, यानी जो महाजनपद काल था, उसको हम पढ़ रहे थे। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हमने देखा था कि जो आर्य थे, जब जब पूरब की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो इनका सामना यहाँ के मूल निवासियों से होता है। और फिर मतलब उन पे इनकी विजय प्राप्त होती है। उसके बाद क्या होता है कि 1000 बीसी के आसपास 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हो जाती है। जब लोहे की खोज होती है तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा कृषि में आर्थिक परिवर्तन आता है, और कृषि में जब आर्थिक परिवर्तन आता है, इस वजह से जो ये लोग जो वैदिक आर्य थे, ये लोग रुक कर कृषि करने लगते हैं। तो इससे थोड़ा सा बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और नए नए राज्यों का उदय होता है। तो इन्हीं जो जन थे, जन से जनपद बनता है, जनपद से महाजनपद बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो 16 महाजनपद थे, जो ये उत्तर भारत या तो थोड़ा बहुत दक्षिण भारत वाला जो एरिया है आज का, पश्चिम वाला थोड़ा, मतलब कि एक तरीके से पूरा भारत नहीं, लेकिन लगभग लगभग कह सकते हैं कि पूरा भारत, मतलब पूरा भारत तो नहीं था क्योंकि पूरा दक्षिण भारत इसमें छूटा हुआ था। पूरा दक्षिण भारत तो था नहीं, महाराष्ट्र तक ही कह सकते हैं था। तो इसमें क्या हुआ था कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जो उस टाइम पे जो हमको ज्ञात 16 महाजनपद हैं, तो उनका उदय हुआ था। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू। हम देखेंगे आज महाजनपद काल, या जिसको बुद्ध काल भी बोला जाता है। बुद्ध काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय पे बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित था। ये जितने महाजनपद हैं, जो 16 महाजनपद थे, 16 में लगभग लगभग हर जगह लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित था। और इसका प्रचलित होने का कारण था कि हिंदू धर्म में खामियां आ गई थी, जो एक कह सकते हैं जो सनातन धर्म था उसमें खामियां आ गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि आर्थिक परिवर्तन आ जाता है। जो ऋग्वैदिक कबायली जीवन था, अब उससे लोग निकल कर एक तरीके से अब थोड़ा सा सभ्य हो गए थे। यानी लोग स्थिर होकर कृषि करने लगे थे और स्थायी जीवन जीने लगे थे। और इसको जो ऋग्वैदिक कबायली जीवन, इसको एक बार भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि जो आज की ज्यादातर पॉपुलेशन है, जो लगभग कह सकते हैं कि जो अगर मोटा मोटा जाने तो ओबीसी एससी एसटी की जो पॉपुलेशन है, इसको इन्होंने ओबीसी एससी की जो पॉपुलेशन है मेनली, इसको इन्होंने बोला था कि दे आर ब्रोकन ट्राइब्स। यानी कि ये क्या है कि यानी ये ट्राइब से टूट कर बनी हुई हैं। तो ये क्या थे कि पहले ट्राइब थे, तो ट्राइब से टूट कर बने, तो इनको ब्रोकन ट्राइब्स इन्होंने बोला था कि ये ट्राइब से अलग होके बने थे। तो उसी टाइम पे अगर आज भी हम देखते हैं कि जो जो जनजातियां हैं, अगर वो मुख्य धारा में आ जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक लोग अपना कबायली जीवन त्याग दिए हैं। यानी कि ये लोग भी क्या हो गए, ब्रोकन ट्राइब्स हो गए, अब ये ट्राइब नहीं रह गए हैं। तो क्या होता है कि जो ऋग्वैदिक कबायली जीवन था, अब इसमें क्या होता है, दरार पड़ जाता है। और जो जन थे, जनों के एकीकरण की प्रक्रिया से क्षेत्र विशेष पर शासन करने वाले क्षेत्रगत जनपदों का उदय होता है। अब लोग जब स्थायी होने लगते हैं तो बड़े बड़े जनपदों का उदय होने लगता है यहाँ से। तो इसमें कौन कौन से जनपद का उदय होता है, जैसे जन और जनपद मिलकर क्या बनते हैं, महाजनपद बनते हैं। और कौन कौन से जनपद, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि तुर्वस प्लस कृवि, जो वो जो कबीले थे मिलके क्या बने, पंचाल जनपद बने थे। पांचाल जनपद बने थे। और भरत प्लस पुरु मिलके कुरु जनपद बने थे। ये एग्जाम्पल के तौर पे बस है। तो गंगा घाटी में क्या होता है कि लोहे के व्यापक प्रयोग ने बड़े राज्यों के उद्भव का आर्थिक आधार का निर्माण किया था। यानी गंगा घाटी जो आज का कह सकते हैं जो दोआब वाला क्षेत्र है, गंगा यमुना के बेल्ट वाला क्षेत्र है, तो वहां पे अब पहले क्या हुआ था कि पहले लोगों के पास लोहे के बारे में ज्ञात नहीं था इनको। तो जब लोहे का ज्ञान होता है तो इन्होंने लोहे से बड़े बड़े औजारों का औजार बनाए, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत अच्छी कृषि कर पाए। तो और कृषि की उत्पादकता भी बढ़ गई, इस वजह से लोग रुक कर कृषि करने लगे। अब बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में शासन करने वाले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी गंगा घाटी के जो 16 महाजनपद हैं, उनका उल्लेख हमको किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, और एक है भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है। इनमें हमको हमको इसका ज्ञान होता है। जिनमें जिनमें से अधिकतर गंगा घाटी के आसपास क्षेत्रों में थे। सब गंगा घाटी क्षेत्र में नहीं थे ज्यादातर, लेकिन जो क्षेत्र थे गंगा घाटी के आसपास ही क्षेत्र थे। और बाकी बहुत से ऐसे 3-4 क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जो कि गंगा घाटी से बहुत दूर थे, लेकिन उनको इसीलिए मान लिया जाता है क्योंकि अब मान के चलिए कि 10-12 करीब गंगा घाटी के ही आसपास होते थे क्षेत्र जो थे। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था
जिसकी अवस्थिति विंध्य पर्वत के दक्षिण में थी। यानी कि जो अगर हम क्या कहें कि अगर विंध्य पर्वत जो था, जो आर्य थे, जो आर्यावर्त था, आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा क्या थी? विंध्य पर्वत थी। और जो उत्तरी सीमा थी हिमालय हिमालय था। और इधर क्या था कि इधर मतलब कि इधर कह सकते हैं जो आज का पाकिस्तान और पंजाब वाला क्षेत्र है, तो उस टाइम पे इनकी पश्चिमी सीमा हो जाती थी। और जो पूर्वी सीमा क्या होती थी उस टाइम, गंडक नदी तक होता था इनका। तो इन 16 महाजनपदों में सबसे जो पूर्वी महाजनपद था वो कौन सा था? अंग था। अंग ये कहाँ पे है आज? आज का जो प्रेजेंट टाइम बिहार है वहां पे अंग महाजनपद होता था। और जो सबसे पश्चिमी होता था ये मत्स्य। मत्स्य कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। और सबसे उत्तरी कौन सा होता था? सबसे उत्तरी होता था कंबोज, जो जम्मू क्षेत्र में, जो आज का जम्मू क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहां पे है। और सबसे दक्षिणी कौन सा होता था? अस्मक। एक कहाँ था? ये विंध्याचल पर्वत के पार में होता था। यानी विंध्याचल जो पर्वत था उसके पार में, मतलब कि उसके उस पार था ये अस्मक वाला क्षेत्र, ये दक्षिण में था। तो ये आंध्र प्रदेश में था। ये एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण में था। अब हम देखते हैं अंग के बारे में। अंग जो महाजनपद था, आज का जो बिहार है, तो बिहार महाजनपद में अंग, ये बिहार जो है आज वहाँ पे अंग, मतलब कि सॉरी, जो बिहार है उसमें पहले क्या था? अंग महाजनपद था। मतलब बिहार के पूरे क्षेत्र में नहीं था, लेकिन जो कुछ तराई वाला क्षेत्र, बिहार का कुछ तराई वाला क्षेत्र कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं जो बिहार का उत्तरी वाला क्षेत्र है, उत्तरी बिहार वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये क्षेत्र था अंग महाजनपद। और भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र था इसमें, जो आज बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिला है। और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। तो इसकी राजधानी आराम से याद रख सकते हैं, चंपा थी। और इस नगर के वास्तुकार कौन थे? महागोविंद थे। और तथा इसके शासक ब्रह्मदत्त बुद्ध काल में था। और बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। यानी पहले को ये जो महाजनपद था इसको बाद में बिंबिसार ने अपने मगध महाजनपद में मिला लिया था। आगे देखते हैं। तो हमें इसमें ये जो मैप दिया है इसमें ड्रा किया गया है कहाँ पे है अंग महाजनपद। ये है अंग महाजनपद। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है? ये हिमालय है, ये वाला क्षेत्र हिमालय है। और इधर पे है एक सदा नीरा नदी। इसको क्या बोला जाता है अब? गंडक नदी। गंडक नदी को क्या बोला जाता था पहले? सदा नीरा नदी। तो उस टाइम पे सदा नीरा ही लिखा गया है। और ये वाली जो नदी है, ये वाली नदी है गंगा नदी। ये जो आई है लंबी सी, यहाँ पे जो मगध से होते हुए इधर से आई है, ये क्या है? गंगा नदी है। तो ये कहाँ पे है? मतलब ये कह सकते हैं कि जो सदा नीरा नदी था उसी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था जो अंग महाजनपद था। ये सदा नीरा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था अंग महाजनपद। और ये हिमालय से दक्षिण में था। और ये गंगा के उत्तर में था, गंगा नदी के उत्तर में होता था ये जो महाजनपद होता था। ये सबसे पूर्वी था। यानी जब हम पढ़ेंगे, जब उत्तर वैदिक काल भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये बताया जाता है कि जो आर्य थे, जो आर्यावर्त थे, उनकी भी सीमा क्या थी? उनकी भी सीमा सदा नीरा नदी तक थी, यानी गंडक नदी तक ही थी। तो ये गंडक नदी ही हमको दिखाई भी पड़ रहा है कि जो अंग महाजनपद था ये सबसे पूर्वी महाजनपद था। तो ये ऐसे भी लग रहा है कि ये सबसे पूर्वी सीमा रही होगी आर्यों की। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मगध महाजनपद के बारे में। मगध महाजनपद वही है जो आज का पटना वाला क्षेत्र है। पटना और गया का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और इसकी राजधानी क्या थी? राजगीर थी, जिसको गिरिब्रज भी बोला जाता था। तथा यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये गंगा के किनारे होता था। और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस टाइम पे। और इसको बहुत से योग्य शासक मिले, जैसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार। अजात शत्रु के बाद में 16 महाजनपदों का इसी में विलय हो गया था। यानी अजात शत्रु जब आया तो इसने 16 महाजनपदों को मिला लिया था इसी में, मगध में। तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। हम मगध की स्थिति देख लेते हैं। तो मगध कहाँ है? ये है मगध महाजनपद, ये है। और ये कहाँ पे है? ये है गंगा नदी के जस्ट किनारे। यानी गंगा नदी, आज भी पटना वगैरह में जो बाढ़ आता है गंगा नदी के, उसमें गंगा नदी की वजह से ही आता है। तो ये पटना वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे क्या था? मगध मगध ये महाजनपद होता था। तो ये कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे था। और अंग यहाँ पे है, अंग महाजनपद यहाँ पे है। और मगध महाजनपद यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सी नदियाँ आके मिलती हैं, पटना से पहले ही बहुत सी नदियाँ आके मिल जाती है। तो ये मगध महाजनपद यहाँ पे था। और ये बहुत मजबूत महाजनपद माना जा सकता है, क्योंकि इधर पे क्या था? इधर जो था एक तरीके से झारखंड वाला, जो आज का झारखंड वाला जो एरिया था, यहाँ पे झारखंड वाला एरिया था। तो यहाँ से इनको जैसे लौह वगैरह की प्राप्ति हो जाती थी, जो मगध महाजनपद होता था। और ये वाला ऐसा क्षेत्र था कि कृषि के लिए
लिए बहुत अच्छा होता था, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीनें होती थी फर्टाइल होती हैं, फर्टाइल ज़मीन होती है। इस वजह से गंगा और मतलब बहुत सी नदियों के उसमें दोआब में, या कह सकते हैं बहुत नदियों के बीच के क्षेत्र में बसा हुआ था मगध महाजनपद। तो इस वजह से मतलब बहुत मजबूत महाजनपद था, बहुत समृद्ध महाजनपद होता था। अगला देखते हैं, अगला है वज्जी संघ। वज्जी संघ था ये। यह गंगा के उत्तर में नेपाल सीमा के पास स्थित था और इसमें एक गणतंत्री प्रणाली थी। तो गणतंत्री प्रणाली का मतलब सब लोग जानते होंगे, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक सिस्टम। यानी रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, रिपब्लिक एक होता है, एक को बोला जाता है मोनार्की। यानी एक गणतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। तो गणतंत्र में क्या होता है कि जो मतलब कि जो उस देश का या तो किसी भी राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, जो गणतंत्र होता है गणतंत्र में, और जो राजतंत्र में होता है वो वंशानुगत होता है। बस इतना डिफरेंस जानते रहिए, बाकी जो ये चीजें पॉलिटी का है, गणतंत्र राजतंत्र ये सब चीजें। तो यहाँ ये गंगा के उत्तर में नेपाल की सीमा के आसपास स्थित था। यानी इस टाइम पे भी लोग गणतंत्री थे, रिपब्लिक थे। आज भी दुनिया के बहुत से देश जो हैं राजतंत्र में ही विश्वास करते हैं। बल्कि इंग्लैंड जो कि इतना समृद्ध देश है वो भी राजतंत्र ही है। तो इनमें क्या थे, इनमें 8 कुलों का संघ था, जिनमें थे विदेह, वज्जी, लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। मतलब एक तरीके से 8 जो अलग अलग संघ बना के, जैसे आज मान लीजिए कि अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ बहुत से राज्य होते हैं, ये राज्य मिलके एक देश का निर्माण करते हैं। तो उसी तरीके से पहले था कि अलग अलग जो राज्य थे, अलग अलग संघ जिनको बोला जाता था, ये मिल के वज्जी संघ का निर्माण करते थे। इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन से थे? एक था वज्जी और एक लिच्छवी था, और इनमें भी लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली था। यानी वज्जी और लिच्छवी में लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली था। और लिच्छवियों की राजधानी वैशाली, जो बसाड़ या मुजफ्फरपुर वाला, बिहार का जो मुजफ्फरपुर वाला जिला है, वहां पे लिच्छवी की राजधानी होती थी। इसकी लोकेशन है ये, इसकी लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। तो ये क्या है, ये दिख रहा है कि ये क्या है, ऊपर क्या है, हिमालय है। तो ये क्या था, कहाँ था ये? अंग जो महाजनपद था, अंग महाजनपद के भी उत्तर में था। यानी कि हिमालय का जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पे होता था। आज का कुछ नेपाल वाला क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। आज वो हो गया, मतलब कि आज सीमा बन गई, पहले ऐसी सीमा कोई थी नहीं। तो आज जो नेपाल वाला क्षेत्र है, तो वहां पे ये वज्जी महाजनपद होता था। आज भी हम देखते हैं कि जो नेपाल, जो इस मतलब इस बाउंड्री के आसपास रहते हैं, जो भारत और नेपाल के आसपास लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे मतलब कहा जाए तो वज्र महाजनपद मतलब एक भारत और नेपाल में पड़ता था। तो आज भी जो इस बाउंड्री के आसपास लोग रहते हैं, तो इनकी शादियां जो है नेपाल में भी होती है। मतलब सेम कल्चर है भारत और नेपाल में, बस बाउंड्री अलग है, कोई अंतर नहीं है यहाँ पे। तो इसका लोकेशन क्या होता था, यहाँ पे होता था। हम कौन कौन सा देख चुके, एक तो अंग महाजनपद देख चुके, और एक यहाँ पे है मगध महाजनपद को देख चुके, जो कि गंगा नदी के किनारे होता था, और ये वज्जी महासंघ को देख चुके। अभी तक ये जो जो महाजनपद हैं ये ज्यादातर बिहार वाले क्षेत्र में, जो आज का बिहार वाला क्षेत्र है, वहीं पे होते थे। आगे देखते हैं। अगला है काशी। जैसा नाम से स्पष्ट है, काशी आज भी इसको बोला जाता है। तो काशी जो महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी वाराणसी थी, और इसका बुद्ध के समकालीन शासक ब्रह्मदत्त था। यानी जो इसका बुद्ध के समकालीन शासक कौन था? बुद्ध ब्रह्मदत्त होता था। तो जो काशी वाला महाजनपद है, ये आज का जो बनारस वाला क्षेत्र है, जो वाराणसी वाला क्षेत्र है, वहीं पे होता था। उसके आसपास वाले क्षेत्रों को काशी महाजनपद बोला जाता था। इसका लोकेशन देख लेते हैं काशी महाजनपद का। तो काशी महाजनपद भी कहाँ है? गंगा के किनारे बसा हुआ ये महाजनपद है। मगध के पश्चिम में है। मगध के मगध के पश्चिम में है ये, और मतलब कि और इनसे थोड़ा, मगध से थोड़ा दक्षिण और पश्चिम मान सकते हैं। तो ये कहाँ पे है? ये गंगा नदी के किनारे ये भी होता है। तो ज्यादातर महाजनपद हमको जो देखने को मिल रहे हैं, ये इसके गंगा नदी के किनारे ही होते हैं। और जो काशी नगरी है, ये सबसे प्राचीन नगरी भी मानी जाती है, और उस टाइम पे व्यापार का केंद्र भी होता था। उस समय पे क्या होता था? व्यापार का केंद्र भी होता था। बहुत से व्यापार होते थे, जैसे काटन का बहुत बड़ा व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र होता था ये काशी महाजनपद जो होता था। अगला महाजनपद देखते हैं। अगला है कोसल महाजनपद। तो कोसल महाजनपद जो है, आज का जो सरयू नदी है, सरयू नदी के मतलब कि सरयू नदी के, इसको जो कोसल महाजनपद था, इसको 2 भागों में बांटती थी। एक था उत्तरी कोसल और एक था
जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। यानी आज भी हम देखते हैं जो श्रावस्ती है, कहाँ पे है श्रावस्ती, जो सरयू नदी है, सरयू नदी के उत्तर में है। और एक था दक्षिणी कोसल, जिसकी राजधानी क्या होती थी, कुसावती होती थी। कोसल को बस ये अयोध्या वाला क्षेत्र मान सकते हैं, जो अवध वाला क्षेत्र कह सकते हैं, जो अयोध्या वाला क्षेत्र होता था। तो अयोध्या, गोंडा, बहराइच ये वाला क्षेत्र जो होता था, ये क्या होता था, कोसल महाजनपद के उसमें आता था, अंडर में आता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि इसको सरयू नदी दो भागों में बांटती थी, और इसका शासक एक था प्रसेनजीत, जो बुद्ध का समकालीन था तथा उनकी समान आयु का था। यानी कि बुद्ध और ये दोनों क्या थे, समकालीन थे। और शाक्य गणराज्य भी कौशल में ही था। यानी जो यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, ये किसमें होता था, कौशल महाजनपद में ही होता था। यानी कि अगर कोई पूछे कि बुद्ध का जन्म किस महाजनपद में हुआ था, तो कौशल महाजनपद में हुआ था। और शाक्यों की दो राजधानियां होती थी। जो शाक्य महाजनपद, जो शाक्य लोग होते, शाक्य गणराज्य था, उनकी दो राजधानियां थी। एक थी कपिलवस्तु, जिसकी कपिलवस्तु जो आज का पिपराहुआ और सिद्धार्थ नगर वाला क्षेत्र, ये भी हिमालय का तराई वाला क्षेत्र इसको भी बोला जा सकता है। और एक था नेपाल, लुम्बिनी नेपाल, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था। यानी ये कहाँ होता था, यानी कि ये अयोध्या से शुरू होते हुए पूरा आज का जो नेपाल वाला क्षेत्र है, नेपाल पूरा नहीं, मतलब कि नेपाल का पश्चिम वाला क्षेत्र, जहाँ पे जो जो इसके पहले हम लोग वज्जी संघ पढ़े हैं, वज्जी से पीछे वाले क्षेत्र में, वहां तक ये होता था, जो कौशल महाजनपद होता था। तो प्रसेनजीत के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था, विदर्भ था, जो कि दासी पुत्र था, और शाक्यों पर आक्रमण करके शाक्य गणराज्य को नष्ट कर देता है। ये जो प्रसेनजीत का पुत्र होता है ये, तो ये है, ये वाला क्या है, यही है कौशल। इसको दक्षिणी कौशल बोला जाता है, इसको उत्तरी कौशल बोला जाता है। यानी कह सकते हैं ये लगभग यहाँ तक होता था, ये पूरा यहाँ तक, नेपाल तक, इधर ये पूरा एरिया इसका लगता था यहाँ पर। तो ये नेपाल तक होता था, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे होता था ये, यहाँ पे देखिए श्रावस्ती है ये, तो ये श्रावस्ती है। इधर क्या है, यहाँ पे ये अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद इसके दक्षिण में होता था। मतलब कि एक तरीके से कहें, ये तो ये इसका एरिया काफ़ी बड़ा था, मतलब कि लंबाई के अनुसार देखें तो काफ़ी लंबा होता था ये। तो ये नेपाल तक जाता था, ये वाला जो एरिया है। और यहाँ पे क्या है, यहीं बीच में सरयू नदी जाती है, ये है सरयू नदी। तो सरयू नदी इनको दो भागों में बांटती थी, एक दक्षिणी कौशल और एक उत्तरी कौशल। और जो उत्तरी कौशल था, इसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। और जो दक्षिणी कौशल था, इसकी राजधानी क्या थी, कुसावती थी इसकी राजधानी। अगला महाजनपद देखते हैं। अगला महाजनपद है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद कहाँ पे है, ये इसके जो कुशीनगर वाला क्षेत्र है, आज का जो कुशीनगर देवरिया वाला क्षेत्र है, वहीं पे होता था ये मल्ल महाजनपद। तो कुशीनगर के मल्ल, और इसमें क्या था, मल्ल भी संघ था, जो दो गणराज्यों से मिलकर बना था। एक तो था इसमें, ये कहाँ पे है, ये है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद ये कहाँ पे होता था, कुशीनगर और देवरिया वाले क्षेत्र में होता था। यानी जो कौशल महाजनपद होता था, उसके पूरब में होता था ये महाजन। अगला महाजनपद है वत्स महाजनपद। तो वत्स महाजनपद कहाँ है, ये जो इलाहाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है, इसी में होता था वत्स महाजनपद। और इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। इलाहाबाद को आज प्रयागराज भी बोला जाता है। तो बुद्ध काल में पौखव वंश का शासक कौन था, उदयन था, जो कि इसी पे, मतलब वत्स महाजनपद पे शासन करता था। और उदयन इसलिए फेमस था क्योंकि इसकी एक कहानी थी, मतलब उदयन और अवंती राज्य की एक राजकुमारी थी, वासवदत्ता। इनकी लव स्टोरी बड़ी फेमस थी, इस वजह से लोग, ये जो उदयन था ये फेमस था ये। तो इसमें क्या होता था, ये है कि ये उससे, मतलब कि अपहरण करके उससे शादी कर लेता है। और भास्य एक कवि थे, भास्य ने एक ग्रंथ लिखा था, उदयन वासवदत्ता। तो उसी में इस कहानी का वर्णन किया था। तो वत्स राज्य में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला रहते थे। एक बौद्ध भिक्षु थे जो कि वत्स महाजनपद में ही रहते थे। ये वत्स महाजनपद हम देख लेते हैं कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे है वत्स महाजनपद। ये क्या है, यमुना नदी है, ये गंगा नदी है। यानी कि ये कह सकते हैं कि यमुना और गंगा के बीच में ही, मतलब ये पूरा क्षेत्र, ये प्रयाग है यहाँ पे प्रयाग है, ये प्रयाग है। तो यहाँ पे पूरा क्षेत्र, लगभग यहाँ तक पूरा क्षेत्र ये क्या होता था, ये गोमती नदी से थोड़ा सा पहले मान लीजिए। तो आज कह सकते हैं कि आज का जैसे कौशाम्बी हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर का कुछ क्षेत्र पूरा नहीं कह सकते क्योंकि उसमें वाराणसी, इधर काशी महाजनपद भी स्टार्ट हो जाता है। और जो प्रतापगढ़ हो गया, और इस मतलब कि फतेहपुर वगैरह, मतलब कि इस
इस जो ये वाले एरिया होते थे तो वत्स महाजनपद में आते थे। और ये कहाँ पे था? यमुना नदी और गंगा नदी के बीच में कह सकते हैं। और इसमें तो अलग लोकेशन दिया, लेकिन इसके बीच में ही होता था। जो वत्स महाजनपद होता था इन दोनों के बीच में होता था। ये यहाँ पे दिखाया भी है। यमुना नदी और यमुना नदी की इस पार होता था, यानी यमुना नदी के दक्षिण में होता था ये है कौशाम्बी है ये। और ये क्या है? यमुना नदी है। अब कौशाम्बी जो है यमुना नदी के पास में ही है। और ये क्या है? ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी और यमुना नदी के वाले जो क्षेत्र है, जो संगम वाला क्षेत्र है, उसके आसपास वाले जितने क्षेत्र थे वत्स महाजनपद में आते थे। और इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। अगला महाजनपद है अवंती महाजनपद। अवंती जो महाजनपद था ये मालवा क्षेत्र में आता था, यानी जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, जो मालवा क्षेत्र है, मालवा का जो पठार आता है वहां पे ये होता था। तो इसमें भी दो थे, इसके अंतर्गत भी दो क्षेत्र आते थे। एक था उत्तरी अवंती। उत्तरी अवंती कहाँ पे है? उज्जैन। उज्जैन जो मध्य प्रदेश का उज्जैन है वहां पे था उत्तरी अवंती। और दक्षिणी अवंती कहाँ था? ये महिष्मती। जो महिष्मती साम्राज्य हम लोग पढ़ते हैं साउथ वाला, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में था। तो महिष्मती जो क्षेत्र आता था इसको दक्षिणी अवंती भी बोला जाता था। और इसका बुद्ध के समकालीन शासक चंड प्रदोत्य था। जो इसका बुद्ध के समकालीन शासक कौन था? चंड प्रदोत्य था। और तथा इसके दरबार में बौद्ध भिक्षु महाकच्चायन रहते थे। जो इसके दरबार में कौन रहते थे? बौद्ध भिक्षु महाकच्चायन रहते थे। मैप में अवंती को देख लेते हैं। तो अवंती कहाँ पे है? साउथ में है, यानी कि साउथ में कह सकते हैं यहाँ पे था। और जो वत्स महाजनपद था, वत्स महाजनपद ये रहा, ये वत्स महाजनपद था। तो यहाँ का कौन था? यहाँ का था उदयन। उदयन। और यहाँ की थी वासवदत्ता। वासवदत्ता। इन दोनों की प्रेम कहानी थी, मतलब इतना दूर से इनको प्रेम हो गया था। पता नहीं कौन सा दौर था उस टाइम पे, फेसबुक और ये व्हाट्सएप नहीं था तब, इतना दूर से प्रेम पता नहीं कैसे हो गया। अगला महाजनपद देखते हैं। अगला महाजनपद है कुरु महाजनपद, यानी जो कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र है, जो कुरु वाला इसी को कुरु महाजनपद बोला जाता था। आज का जो कुरुक्षेत्र वाला जो हरियाणा वाला क्षेत्र आता है इसी में आता है। एक तरीके से कहें जाट लैंड, यानी जहाँ जाटों की बहुलता है वो वाले क्षेत्र में क्या था? कुरु महाजनपद था। और यह दिल्ली मेरठ का क्षेत्र था। यहाँ का राजा जो था बुद्ध का समकालीन कौरण्य था। जो यहाँ का राजा होता था बुद्ध का समकालीन कौरण्य होता था। तो इसमें क्या था कि जो कुरु महाजनपद है ये है कुरु महाजनपद। यहाँ पे क्या है? हस्तिनापुर है। यहाँ पे ये यमुना नदी के पश्चिम में पड़ता था ये। और जो आज का हरियाणा, दिल्ली, और ये क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के बारे में भी हम महाजन उसमें पढ़ते हैं, जब महाभारत में पढ़ते हैं इसको हम। तो ये वाले क्षेत्र में होता था ये। तो यहाँ पे होता था कुरु वाले क्षेत्र में। और इसकी राजधानी क्या होती थी? इंद्रप्रस्थ होती थी। इसकी जो राजधानी होती थी इंद्रप्रस्थ होती थी। इसमें थोड़ा हाईलाइट करके दिया गया है। तो ये इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, तो ये कहाँ पे आते थे? कुरु महाजनपद में आते थे। कुरु महाजनपद में ये वाले क्षेत्र में आते थे। जो आज का जाट लैंड है उसी में होता था कुरु महाजनपद। अगला है पांचाल महाजनपद। ये जो पांचाल महाजनपद है, आज का जो बरेली, बदायूं, पीलीभीत का कुछ हिस्सा कह सकते हैं, और ये जो शाहजहांपुर और ये सब जो क्षेत्र आते हैं उत्तर प्रदेश के, तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते थे पंचाल महाजनपद। तो ये क्षेत्र जो था रुहेलखंड क्षेत्र, रुहेलखंड इसको बोला जाता है। जो उत्तर वाला क्षेत्र है उसको रुहेलखंड बोला जाता है। जो साउथ वाला क्षेत्र है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उसको बुंदेलखंड बोला जाता है। और जो बुंदेलखंड से लगा हुआ ही क्षेत्र जो कि उससे पूरब में है उसको बघेलखंड बोला जाता है। तो ये क्या है? जो रुहेलखंड क्षेत्र है जो बरेली, बदायूं क्षेत्र में पड़ता है। बरेली और बदायूं क्षेत्र में पड़ता था। तो उत्तरी पांचाल, इसमें इसकी राजधानी क्या होती थी? अहिछत्र होती थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या होती थी? कांपिल्य होती थी। तो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है ये मतलब एक कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नदी भी बहती है, रामगंगा नदी भी यहाँ पे बहती है। और ये जो उत्तरी पांचाल वाला क्षेत्र गंगा जी के मतलब गंगा नदी के उत्तर में ही है। और ये दक्षिणी पांचाल है, यानी कि जो गंगा नदी है इनको दो भागों में बांट देती थी। एक था उत्तरी पांचाल और एक था दक्षिणी पांचाल। यानी जो फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर वाला एरिया है वो कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद शायद ये सब मतलब दक्षिणी पांचाल में आएंगे। और उत्तरी पांचाल में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर का कुछ हिस्सा, ये सब किस में आएंगे? उत्तरी पांचाल में आएंगे। और इनको गंगा नदी बीच से डिवाइड कर देती थी। और जो इनकी राजधानी होती थी, इनकी राजधानी अहिछत्र थी। इनकी राजधानी क्या है? ये है, इनकी राजधानी थी अहिछत्र। यानी जो पांचाल महाजनपद की राजधानी थी वो थी अहिछत्र।
अगला महाजनपद है सूरसेन महाजनपद, और यह ब्रज क्षेत्र में पड़ता था। जो मथुरा वाला क्षेत्र है, जो मथुरा वृंदावन और जो ये हाथरस वगैरह, आगरा हो गया, अलीगढ़, ये सब वाले क्षेत्र जो हैं, अलीगढ़ पूरा नहीं, तो इन सब क्षेत्रों में क्या पड़ता था, सूरसेन महाजनपद पड़ता था। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी मथुरा थी। और बुद्ध काल में इसका राजा कौन था, अवंती पुत्र था। इसका जो राजा था अवंती पुत्र था। तो हम सूरसेन महाजनपद को देख लेते हैं। ये है सूरसेन महाजनपद, ये यमुना नदी के दक्षिण में है। ये आज का जो मथुरा क्षेत्र है, जो आगरा क्षेत्र है, यहीं भी पड़ता है, सूरसेन महाजनपद में पड़ता है। अगला महाजनपद है चेदी महाजनपद। तो जो आज का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड, जो कह सकते हैं कि इधर से हमीरपुर, औरैया और झांसी, ललितपुर और जो कुछ मध्य प्रदेश के जिले हैं, उन सबको मिला के क्या बनता है, बुंदेलखंड क्षेत्र बोला जाता है। जो आज के प्रेजेंट में इसको बुंदेलखंड बोला जाता है। तो जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इसमें पड़ता था चेदी महाजनपद। और इसकी राजधानी क्या होती थी, इसकी राजधानी थी सोत्थिवती। तथा महाभारत काल में यहाँ का राजा कौन था, शिशुपाल था। यहाँ का राजा कौन था महाभारत काल में, शिशुपाल होता था। ये है चेदी वंश, इसमें सब महाजनपदों के बारे में दिया है। ये है चेदी वंश, ये है वत्स, यानी ये वत्स को क्या कह सकते हैं, जो प्रयागराज, और इसको चेदी को मान लीजिए कि झांसी जो है, झांसी, इसकी कैपिटल क्या थी, चेदी की, सोत्थिवती। और वत्स की जो कैपिटल थी वो थी कौशाम्बी। तो आज का जो प्रयागराज और ये क्या है, झांसी मान सकते हैं इसको, जो चेदी महाजनपद है। ये है क्या है, सूरसेन, जो मथुरा वाला क्षेत्र है। ये है कुरु, जो मेरठ और हरियाणा वाला क्षेत्र है। ये पांचाल है, जो कि जिसमें क्या आता है, बरेली बदायूं का क्षेत्र आता है। कौशल है, जिसमें अयोध्या का क्षेत्र आता है, श्रावस्ती का क्षेत्र आता है, गोंडा का क्षेत्र आता है, ये सब इसमें आता है। कुछ नेपाल के भी क्षेत्र आते हैं। ये है वज्जी महासंघ। तो ये कहाँ पे होता था, नेपाल में होता था, कुछ बिहार में भी होता था। और ये है मल्ल महाजनपद, ये भी गोरखपुर और देवरिया वाला जो क्षेत्र है, उधर मल्ल महाजनपद होता था ये। और एक है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद कहाँ पे होता था, अंग महाजनपद मतलब एक तरीके से कहें तो जो आज का मतलब कि वज्र महासंघ के थोड़ा सा दक्षिण में होता था ये। तो जो गंडक नदी है वहाँ पे होता था ये। और एक है मगध महाजनपद, जो पटना और ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मगध महाजनपद होता था। और काशी है ये, तो काशी महाजनपद आज का बनारस वाला क्षेत्र है। तो अगला देखते हैं, अगला है मत्स्य महाजनपद। तो ये कहाँ है, यह राजस्थान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र था, और इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। ये है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो कि एक तरीके से कहें कि जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता था ये। राजस्थान कुछ उत्तर प्रदेश से लगा हुआ वाला जो क्षेत्र होता था, वहाँ से स्टार्ट होता था और राजस्थान तक जाता था ये। मतलब एक तरीके से कहें, जो सूरसेन महाजनपद होता था, यानी जो जिसकी राजधानी मथुरा होती थी, वहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता था, जो जयपुर वाला क्षेत्र है, जो राजस्थान का जयपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ तक होती थी। मतलब वहाँ तक इसका विस्तार होता था मत्स्य महाजनपद का। अगला महाजनपद है अस्मक महाजनपद। यह एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में पड़ता था, और यह आंध्र प्रदेश में पड़ता था। ये यहाँ पे है अस्मक महाजनपद। अस्मक ये कहाँ पे है, गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे होता था। ये कहाँ पे है, आंध्र में है। तो ये कहाँ, मतलब इसका बहुत बाद में महाजनपद का उदय होता है, बहुत बाद में इसको माना जाता है इसका उदय। और ये कहाँ पे है, अस्मक, ये देखिए गोदावरी नदी के किनारे है ये। अगला महाजनपद है गांधार, जिसको आज कांधार बोलते हैं, कांधार। तो वहाँ पे क्या था, ये गांधार महाजनपद था। और यह जो आधुनिक पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी में रावलपिंडी में होता था। जो आधुनिक पेशावर और जो पेशावर है पाकिस्तान का, वहाँ पे ये होता था गांधार महाजनपद। और बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौन था, पुष्कर सरीन था। यहाँ का राजा कौन था, पुष्कर सरीन था। और इसकी राजधानी जो थी तक्षशिला थी। और इसकी राजधानी क्या थी, जो तक्षशिला थी। तक्षशिला में भी क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय होता था। और इसको भरत के पुत्र तक्ष ने बसाया था, जिसके नाम पे क्या पड़ा था, तक्षशिला पड़ा था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय। गांधार महाजनपद को हम देखते हैं, ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। यहाँ पे क्या है, सिंधु नदी जो है, यहाँ पे सिंधु नदी जो है, इसके पूरब, इसके पश्चिम में ही होता था ये। तो ये जो पाकिस्तान वाला आज का क्षेत्र है, और पंजाब वाला कुछ क्षेत्र जो है, गांधार महाजनपद के अंडर में आता था। और कुछ अफगानिस्तान का भी क्षेत्र आता था इसमें। अगला देखते हैं, अगला है कंबोज।
तो ये जो कम्बोज महाजनपद है ये कहाँ पे होता था? जम्मू कश्मीर को जो राजौरी और हजारा जिला है तो वहाँ पे होता था। और इसकी राजधानी क्या थी? राजपुर या हाटक थी। कौटिल्य ने यहाँ के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा था। वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा था यहाँ के जो लोग थे। वार्ता यानी होता है कृषि या पशुपालन, व्यापार। यहाँ के लोग अपनी आजीविका शस्त्रों के माध्यम से चलाते थे। यानी कि जो यहाँ के लोग होते थे शस्त्र के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। इस वजह से यहाँ के जो कौटिल्य ने इसको क्या बोला था? वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा था यहाँ के लोगों को। अब कम्बोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये हम लोग ये जानते हैं कि जो भारत वाला क्षेत्र है, यानी कि जो भारत जिस क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे घोड़े नहीं पाए जाते थे। घोड़े कहाँ से आते थे? पश्चिम से आते थे, या कह सकते हैं मध्य एशिया से घोड़े मंगाए जाते थे। तो मध्य एशिया से अगर आएंगे तो पहले ये भी पड़ता है, अगर भारत के उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो ये अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध होता था। जो कम्बोज वाला क्षेत्र होता था, यहाँ घोड़ों की खरीद फरोख्त होती थी। ये जो कम्बोज महाजनपद है ये कहाँ पे है? आज का जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है यहाँ पे होता था कम्बोज महाजनपद। और ये क्या था? यहाँ पे घोड़े यहाँ से लाए जाते थे, जो मतलब कह सकते हैं जो मध्य एशिया था, मध्य एशिया, कजाकिस्तान और रसिया के नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, इन सब जगहों से क्या होता था? घोड़े लाए जाते थे और इन घोड़ों की खरीद फरोख्त यहाँ पे होती थी। तो ये क्या होता था? सबसे उत्तरी होता था महाजनपद, जो 16 महाजनपदों में। और ये क्या था? सबसे दक्षिणी होता था। सबसे दक्षिणी होता था। सबसे पूर्वी कौन सा था? अंग था। और सबसे जो पश्चिमी था क्या था? मत्स्य था। तो हम 16 महाजनपदों के बारे में देख चुके हैं और काफ़ी डिटेल में हमने इसको देखा। ठीक है, थैंक यू। यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको।